नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ। पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और यह हमला उस वक्त किया गया जब बैरसन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। मृतकों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के कई पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात यूएई के एक एक टूरिस्ट और स्थानीय भी इसमें मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायिन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इनकी जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए हैं। वो भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा रद्द किया और वो लौट कर आ गए, यूएई से लौट कर आ गए हैं और उन्होंने हाई लेवल मीटिंग्स की भी शुरुआत कर दी है। देश की अस्मत पर, सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बड़ा हमला किया गया। पुलवामा अटैक के बाद ये एक बेहद संगीन वारदात है जो आतंकियों ने अंजाम दी है और इसके कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हुए देखे गए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस हमले के बाद में सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा छोड़कर वापस स्वदेश लौट आए हैं, भारत लौट आए हैं और इसके बाद में अब सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ये वो पर्यटक आप देख रहे हैं जो उस वक्त घटना में गमगीन हैं, जिनके परिजन मारे गए। इस आतंकी वारदात के बाद लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलवामा में हुए अटैक के बाद पहलगाम में ये एक बड़ा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा छोड़कर वापस आ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने, एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों के स्केच भी जारी किए गए हैं। संदिग्धों के स्केच जो जारी किए गए हैं, जो वीडियो वहां पर बनाए गए, उन वीडियोस के मुताबिक ये करीब 4 आतंकी दिखाई देते हैं। इस जगह पर जो हमला हुआ है पहलगाम में, एक बड़ी आतंकी वारदात से पूरा देश इस वक्त दहल चुका है। मंगलवार दोपहर का समय था जब पहलगाम में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया दहशतगर्दों ने, आतंकियों ने। जो आतंकी इसमें शामिल हैं उनके नाम जो सामने आए हैं, फौजी सुलेमान शाह और तहबुल्ला, ये नाम भी बताए गए हैं। इसके अलावा आसिफ नाम का एक आतंकी है जिसका स्केच जारी किया गया है। आसिफ फौजी के अलावा सुलेमान शाह और अबू तलहा, ये 2 नाम हैं। ये 4 आतंकी हैं और 2 से 3 आतंकियों के नामों का खुलासा हो चुका है। इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की एनआईए पहलगाम पहुंच चुकी है और अटैक के बाद में देश के अन्य शहरों में भी हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर के पहलगाम पहुंचकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। वो अब बैरसन घाटी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वापस आ चुके हैं। बुधवार सुबह वो वापस भारत लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक वो करेंगे। सूत्रों ने यह भी कहा कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद है और ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके से बैठकर सारी गतिविधियों का अंजाम देता है, वहीं से ऑपरेट करता है और इसकी लोकेशन रावलकोट बताई गई है। सैफुल्ला ने 1 महीने पहले भी हमले की चेतावनी दी थी और इसका 2019 में भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ये 4 आतंकी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यही वो दहशतगर्द थे जिनका स्केच जारी किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में जेके में मृतकों के परिजनों को सरकार ने 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। ये वही आतंकी हैं जिन आतंकियों का आप स्केच देख पा रहे हैं जो इस हमले में शामिल थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। हमले में मारे गए लोगों को, जिनकी संख्या अब तक करीब 27 बताई गई है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। पाकिस्तान इस हरकत से एक बार फिर अपना पल्ला झाड़ रहा है, अपना पीछा छुड़ा रहा है और पाकिस्तान के मंत्रियों की ओर से, वहां के सियासतदानों की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये कहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है।
ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और पहलगाम हमले में मारे गए 27 लोगों की संख्या, जो अब तक 27 संख्या हो चुकी है, इन सभी को केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी है। पुलवामा अटैक के ये वही दहशतगर्द हैं, 4 जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। इनके स्केच जारी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैरसन घाटी पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर मौजूद थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूएई के भी इसमें कुछ पर्यटक हैं जो शामिल थे पहलगाम में, जो इस हमले में मारे गए हैं। बड़ी दुखद घटना है, पर ये बड़ी पुरानी हरकत है। ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगाम, अमरनाथ और ये जितने एरियाज़ हैं, यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं यहाँ पर। जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं, स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें, चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं, और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज़ हैं, जहाँ उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एम्युनिशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती हैं उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता महीने रहते हैं। और ये भी जो आए हैं, ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोशनी एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया। बहुत तरक्की हुई है और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। लेकिन कल के हादसे के बाद जो हमने सिक्योरिटी के जो चाक-चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए हुए हैं, और हर जगह पे जो है वो अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लॉयमेंट हुई है। और आपके यहाँ पैसा जमा करके बेचारे यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए, और इस तरह उनका कत्ल किया गया। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही मुल्क के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। दहशतगर्द आ गए और उन्होंने इतना बड़ा सानिया अंजाम दिया। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वो जल्द अज जल्द पता लगाए इस दहशतगर्दी के पीछे कौन थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कश्मीर में जिस प्रकार से नृशंस घटना घटी है, मैं कठोर शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा कश्मीर पुनः फलने फूलने लगा था, पूरा वातावरण अनुकूल है। अभी दुश्मनों की निगाह में वो खटक रहा है, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं इस पूरे मामलों पर गंभीरता से नज़र भी रख रहे हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमको अपनी उस संवेदनाओं का, जिस घटना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इसका सबको दुख भी है। मैं मृतक परिवारों के लिए भी बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो उनको संवेदना प्रदान करे। और इस घड़ी में हमको सब्र से भी काम लेना है, लेकिन ऐसे दुश्मनों को कोई छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से उनको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुँच गए थे। जो परिवारों को वहाँ दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूँगा
कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा, वो कार्रवाई उनके खिलाफ। तो आपने सुना इस वक्त जो रिएक्शन आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, पहलगाम से, और एजाज रशीद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहलगाम से। रशीद, ये अभी के इस वक्त के हालात क्या हैं, क्या अपडेट हैं? सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हो चुकी हैं, समीक्षा भी शुरू कर दी गई है हमले की, मास्टरमाइंड के बारे में खुलासा हो चुका है, जो हमलावर आए थे, जो आतंकी आए थे, और क्या स्ट्रेटजी है अब सुरक्षा एजेंसियों की? एनआईए वहां पहुंच चुकी है, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा कि कल जो ये वातावरण है कि हम सारे जो जितने भी सियासी लोग हैं या लोकल्स हैं उनको इस हमले पे कंडम करते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आज जब सुबह सवेरे गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया, इस एरिया का दौरा किया जहां पे कल 27 टूरिस्ट की मौत वाक़ा हो चुकी है। मैं आपको बता दूंगा कि उसके साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल थे। मैं आपको बता दूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनके 27 लोगों को 10-10 लाख रुपए का 10-10 लाख रुपए इसका रखा है। मैं आपको बता दूंगा कि जो जितने भी इसमें जख्मी लोग हैं उनको 2-2 लाख रुपए दे गए हैं। मैं आपको बता दूंगी कि अगर मिलिटेंट जो पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है उसमें सीक्रेट जारी किया गया है, 3 मिलिटेंटों की सीक्रेट जारी किया गया है। इसमें 4 मिलिटेंट जो पाकिस्तानी मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, इसमें 3 मिलिटेंट जो लोकल्स बताए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखने वाली बात होगी कि कब तक उनकी पुलिस फौज पकड़ने में कामयाब हो जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। एजाज, आपने कहा कि 3 मिलिटेंट आतंकवादी जो हैं वो लोकल्स हैं। लोकल्स यानी कि वो जम्मू एंड कश्मीर के ही रिहायशी बाशिंदे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें 3 लोकल मिलिटेंट बताए जाते। पुलिस की तरफ से एक ट्वीट आया है, सीक्रेट जारी किया गया है, 3 मिलिटेंटों का सीक्रेट जारी किया है कि शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया पर सीक्रेट जारी किया गया है। ये देखने वाली बात होगी कब तक उनको पुलिस फौज पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाइसरन जो पहलगाम एरिया है, जहाँ पे कल लगभग 3:30 बजे के आसपास मिलिटेंटों ने अंधाधुंध टूरिस्टों पे फायरिंग की है। वहाँ पे 27 टूरिस्टों की मौत वाक़ा हो चुकी है, 17 जख्मी हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि उस जंगल में, वो जंगली एरिया है, उस एरिया में अभी फौज पुलिस तलाशी ऑपरेशन वहां पे चल रही है। ठीक है एजाज, आप मेरे साथ बने रहिए, आगे आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल इस वक्त रिटायर्ड कर्नल जनरल जीएस सोढी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोढी साहब, ये जो भारत के हृदय पर, शीश पर, पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, फिर एक बार हमें आतंकी दंश दिया गया है, आप लोगों के सोर्सेस सर क्या बताते हैं? आपका अपना जो एक्सपीरियंस नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि ये लोग, क्योंकि इसमें 3 मिलिटेंट लोकल हैं, क्या इन्हें यहां से वहां ले जाकर ट्रेनिंग दी गई है? और आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कब से ये सब ट्रेनिंग और प्लानिंग चल रही होगी? सोढी साहब। अक्षय जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ जी। ये जो कल 2:30 बजे पहलगाम में ये खतरनाक और खौफनाक आतंकवादी हमला हुआ है, इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है क्योंकि इस वक्त अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पे हैं, तो आतंकवादियों ने ये समय चुना ये वारदात को अंजाम देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, जो हो भी रहा है। आज और कल से लेके आज तक सारे इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पे सिर्फ ये पहलगाम की बात हो रही है। बड़े बड़े दुनिया के नेताओं ने इस पे अपने बयान दिए हैं। दूसरा कारण है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जीवित रखना चाहता है 2035 तक, क्योंकि 2035 में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर 2 फ्रंट वॉर करेगा भारत पे, और उस वक्त 2035 पे जब पाकिस्तान भारत पे वार करेगा तब वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अशांति अस्थिरता थे, इसलिए हमने भारत पे युद्ध किया। तो ये जो आतंकवादी घटना है, इसके पीछे 2 बड़े साजिश हैं।
तीसरा एक और कारण जो मैं बताना चाहूंगा, देखिए जब से धारा 370 हटी तब से खुशहाली जम्मू कश्मीर में वापस आ रही थी। अगर हम आंकड़े देखें, सन 2023 में 2.02 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर गए थे और पिछले साल 2024 में 2.35 करोड़ पर्यटक कश्मीर गए थे। तो ये बात इनको पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही थी कि कैसे खुशहाली वापस जम्मू कश्मीर में आ रही है, इसलिए उन्होंने टूरिस्ट सीजन के शुरू में ये आतंकवाद की इन्होंने बड़ी वारदात कर दी और हमने देखा कल से लगातार पर्यटक श्रीनगर जम्मू कश्मीर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सोढी साहब, जो पाकिस्तानी अफसर हैं, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की हर बात झूठ और मक्कार की होती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष कुछ भी बोले, हम सारे जानते हैं पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी नागरिक के खून के अंदर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी खून बह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिस असूलों पे एक नया राष्ट्र उभरा 1947 पे, वो भारत विरोधी और हिंदू विरोधी असूल थे, नीतियां थी, नियत थी। हमने देखा कुछ दिन पहले 15 अप्रैल को पाकिस्तानी थल सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर जब ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करे थे तो उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस्लाम हिंदू दो अलग धर्म है, कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। यानी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान कभी भारत के साथ दोस्त नहीं बन सकता है। तो ये एक सबक और सीख भी है भारत में उन लोगों के लिए जो अमन की आशा की बात करते हैं, पाकिस्तान से सुख शांति की बात करते हैं। पाकिस्तान कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान हमेशा भारत का कट्टर दुश्मन रहेगा। सोढी साहब, कमी कहां रह गई? हम कह रहे हैं कि हमने पुलवामा अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बड़ा बदला हमने लिया। जम्मू कश्मीर में आप भी बोल रहे हैं पर्यटक लौट आए और इतिहास बिल्कुल बदल दिया गया जम्मू कश्मीर का। वहां की आवाम अब खुश है, वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सुरक्षा में, डिफेंस सिस्टम में हमारे कहां कमी रह गई कि हमें पुलवामा का सामना करना पड़ा? अक्षय जी, हमसे 3 भारी चूक हुई जी। पहला, हमारा सुरक्षा फेलियर हुआ जब हमें पता था कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो कि आतंकवादियों का गढ़ है, उसमें इस जगह पे 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं और वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं था जी। तो ये तो एक चूक हुई। और इसके साथ ही ये 6 आतंकवादी 150 किलोमीटर भारत के अंदर आके इन्होंने वारदात की, यानी कि डेफिनेटली ये सुरक्षा चूक थी। दूसरी चीज, हमारी इंटेलिजेंस चूक हुई। अब मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि 1 से 7 अप्रैल के बीच भारतीयों ने पहलगाम के होटलों की रेकी की। अब इन खबरों का क्या फायदा, जब पहले ये खबर थी तब क्यों नहीं एक्शन हुआ? और तीसरी, भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा जवानों की कमी है। तो भारतीय सेना इतनी तरह स्ट्रेच हो रखी है कम सैनिकों के साथ, तो दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनके पास सैनिक पूरे नहीं है। तो हमें प्रायोरिटी पे भारत सेना की जो 1 लाख से ज्यादा डेफिशिएंसी है सैनिकों की, उसे हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन सर, ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल कि जहां 2000 पर्यटक हों, और आप खुद बता रहे हैं कि अनंतनाग जो कि आतंकियों का गढ़ माना जाता है, हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि हम 2000, क्योंकि आपको पता है कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो पूरे ट्रैक पर आर्मी बिल्कुल डिप्लॉय कर दी जाती है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल तैनात होते हैं। तो अनंतनाग और 2000 पर्यटकों को ऐसे कैसे अनदेखा कर दिया गया सर? देखिए, इसके लिए तो सुरक्षा एजेंसियों को अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करनी होगी, पता करना होगा कौन इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि वाकई में ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। जहाँ पे 2000 से ज्यादा पर्यटक हैं, वहां पे एक भी सैनिक नहीं है, ना जम्मू कश्मीर पुलिस का, ना पैरामिलिट्री फोर्स का, ना भारतीय सेना का। तो किसी ना किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी कि इस बड़े इलाके में जहाँ पे इतने 1000 पर्यटक थे, वहां पे ये भी सुरक्षा बल है। तो ये चूक तो बहुत बड़ी चूक है। ये क्या आर्मी चीफ से ये सवाल पूछा जाना चाहिए? हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं इतने बड़े हमले के बाद, जब इस देश के 27 परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, बहुत सारी दुल्हन बेवा हो गई जिनकी मेहंदी तक नहीं छूटी थी। आपने देखा, हमने सुना, देखा कि 3 तो उसमें सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी थे जो कि अपने हनीमून पर गए हुए थे, उनकी दुल्हन बेवा हो गई जिनकी मेहंदी अभी नहीं छूटी है। क्या आर्मी चीफ ये बात बताएंगे? क्या उनसे सवाल होगा? इस देश का की सत्ता ये सवाल करेगी कि आपके डिप्लॉयमेंट में, आपके सुरक्षा इंतजामों में 2000 पर्यटकों को कैसे अनदेखा कर दिया गया, वो भी अनंतनाग? अक्षय जी, सिर्फ सेना अध्यक्ष नहीं, सबसे सवाल पूछना चाहिए। सेना अध्यक्ष से, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ से, जम्मू कश्मीर के एलजी से, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्रालय से, क्योंकि ये इतनी बड़ी पैमाने पे चूके, किसी ना किसी को तो इंक्वायरी के बाद दोषी या रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ एक से सवाल नहीं,
सबसे सवाल पूछने चाहिए। सोडी साहब, मैं एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है और मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक्स आर्मी ऑफिशियल आप इस बात का जवाब देंगे, क्योंकि ये आप उस दर्द को महसूस करेंगे जो 27 परिवार इस वक्त झेल रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन के बाद इस तरह की लापरवाही की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास हिंदुस्तान में क्या रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हम सब जानते हैं। अक्षय जी देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पुलिस है वो एलजी साहब के नीचे है, तो इसमें एक पॉलिटिकल एंगल लाना मैं इसे एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर पुलिस ही मुख्यमंत्री के नीचे नहीं है तो मुख्यमंत्री से पुलिस का क्या सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सारी एलजी साहब के नीचे हैं, जो भारतीय सेना है वो केंद्रीय सरकार के नीचे है, तो जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर का उसके पास तो कोई सिक्योरिटी की पावर है ही नहीं। लेकिन सर, आतंकियों के आका पास्ट में, इतिहास में जम्मू कश्मीर में कौन रहे हैं, किसने आतंकियों को पोषित किया है, ये तो हम सब जानते हैं ना। किस किस की सिंपैथी जुड़ी थी आजाद कश्मीर को लेकर? अक्षय जी देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ जब 1987 के इलेक्शन को रिग किया गया। उसके बाद से वहां के लोगों में जो अशांति भड़की, कई लोग कुका पारे जैसे लोग पाकिस्तान चले गए, वहां से आतंकवादी बन के आ गए। तो पहली बात तो जो रिगिंग हुई वो गलत थी। उसके बाद 2 साल बाद जो आतंकवाद शुरू हुआ खत्म होने का या वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमें, अगर हम हिस्टोरिकल उस पे जाएंगे, बहुत कारण है कि आतंकवाद वहां हुआ, लेकिन इस वक्त ये है हमने आगे देखना है कि आगे क्या हमने करना है, और ये जो केस हुआ इसके इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसी को तो हमने जिम्मेवार ठहराना है। कि आपने सही कहा कि 27 लोग मारे गए, कई तो वो थे जिनकी शादी को कुछ दिन हुए थे। एक भारतीय नौसेना का लेफ्टिनेंट था जिसकी शादी को महज 3 दिन हुए थे और उसकी इस खतरनाक हादसे में मौत होगी। तो किसी ना किसी को तो जिम्मेवार ठहराना चाहिए हमें। और सर, इतने बेखौफ आतंकी के धर्म पूछ कर मार रहे हैं, कलमा पढ़ने का बोल रहे हैं, और अगर कलमा नहीं पढ़ा तो गोली मार दी। अक्षय जी, क्योंकि ये आतंकवादियों ने पूरी रेकी की थी वहां पे। ये आतंकवादियों का एम तो मारना एक था, जैसे मैंने 2 और एम बताए, जेडी वैंस की यात्रा और 2035 का 2 फ्रंट वॉर, और दूसरा उनका चौथा एम था कि भारत में सांप्रदायिक भेदभाव को ज्यादा इंक्रीज करो, क्योंकि जितना भारत अंदरूनी तौर पे कमजोर रहेगा, जितना भारत आपस में लड़ता रहेगा, उतना पाकिस्तान चीन के लिए 2035 का युद्ध आसान होगा। सर, ये तो जो आतंकी निकलते हैं वो तो अल्लाह की राह में जिहाद पर निकलते हैं, और जिहाद करने वालों को जन्नत और हूर मिलती है, तो ट्रेनिंग इस तरीके की दी जाती है। आपका अपना जो वर्क एक्स है वो क्या कहता है, क्योंकि 3 लोकल्स हैं, क्या ये वहां गए होंगे? जेएनके में, पीओके में इनको पूरी ट्रेनिंग दी गई होगी, क्योंकि सैफुल्लाह जो है डिप्टी चीफ लश्कर तैयबा, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो उसका विंग है लश्कर तैयबा का, तो प्रॉपर इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही होगी। और जो इनका एम था वो अनंतनाग में, पहलगाम में यही आतंकी हमला था, क्योंकि उनको पता था कि पर्यटक इस वक्त बेतहाशा जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, और सरकार इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही कि हमने इतना आज़ाद किया कश्मीर को कि आप कश्मीर में बेखौफ होकर तसल्ली के साथ घूम सकते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान टारगेट था पहलगाम, और प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। सर, डेफिनेटली अक्षय जी, इसमें कोई शक नहीं है, प्लानिंग बहुत लंबे सिरे से चल रही, तो उन्होंने पूरा टाइम किया जेडी वैंस की यात्रा के साथ। दूसरी चीज जो आपने शुरू में प्रश्न पूछा, हाँ, कई ये कट्टरवाद होते हैं जो इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। कई मदरसे होते हैं जहाँ पे ये कट्टरवादी ट्रेनिंग या कट्टरवादी एजुकेशन दिया जाता है, जिसकी वजह से ये आतंकवादी पैदा होते हैं, पनपते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि एक आम नागरिक एक खूंखार आतंकवादी बन जाता है, उसे धर्म के सहारे से उसे एक आतंकवादी बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आपका रिटायर्ड कर्नल जे.एस. सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहलगाम में बड़ा नरसंहार हुआ है, और अब ये देश चाहता है कि सरकार इसका बदला ले, पहलगाम में हुए इस नरसंहार का बदला लें। सुरक्षा एजेंसियां समीक्षा कर रही हैं, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन दहशतगर्दों के गिरेबान तक पहुंचा जाए, और उन्हें फांसी के तख्त तक, या फिर जो 27 घाव इस देश को मिले हैं, 27 मौतों के, उसका बदला, उसका इंतकाम इतना आसान नहीं है। 27 छेद इन सारे दहशतगर्दों के शरीर में कर देने चाहिए, 27 गोलियां एक एक आदमी के शरीर में उतार देनी चाहिए, तो भी ये सजा कम होगी। हम बने हैं इस बड़ी खबर पर, आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें,
और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।